माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय की निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 133 अरब 28 करोड़ 96 लाख 25 हजार तक की राशि प्रदान की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 61 अरब 31 करोड़ 82 लाख 57 हजार तक की राशि प्रदान की जाए। आज बहस प्रारंभ हो। अपने बोलने वाले ज्यादा हैं। आज 9 बजे तक दोनों पक्षों के लोग पूरी तरह बोलने, माने दोनों सचेतकों से भी कह रहा हूँ, टाइम इस तरह एडजस्ट करें। निर्दलीय सम्मेलन 9 बजे तक बहस, 9 बजे माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दें ताकि 10 बजे तक सदन की कार्रवाई समाप्त हो। नहीं तो फिर आज भी मैं देख रहा था, कल की थकावट अभी भी सबकी दूर हुई नहीं है। श्री कालीचरण सराफ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और मांग संख्या चिकित्सा शिक्षा पर विचार विमर्श हो रहा है। मैं भी इन दोनों मांगों पर विचार प्रकट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहले बजट में 27,760 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। पूरे बजट का 8.26% केवल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर खर्च होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान भाजपा सरकार का पहला बजट जुलाई में पारित हुआ। 7 महीने के छोटे से कार्यकाल में हमारी सरकार की ये कोशिश रही कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिले, छोटे शहरों व कस्बों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री जब बने तो उन्होंने इस लक्ष्य के साथ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की घोषणा की और हमारे देश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, ये इन्होंने घोषणा की। उसी के अनुरूप देश की आज़ादी के बाद हमारे राजस्थान में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे। जयपुर में था, उदयपुर में था, जोधपुर में था, कोटा में था, बीकानेर और झालावाड़ में था। चरणबद्ध रूप से आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि सभी जो पुराने जिले थे उनमें मेडिकल कॉलेज खुल गए। पूर्ववर्ती सरकार में हमारे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री, उनकी तो राजनीति करने की आदत, तो उन्होंने 3 मेडिकल कॉलेज जो रह गए थे उनके लिए कहा कि केंद्रीय सरकार पैसा नहीं देती तो क्या मतलब है, हम वो खोलेंगे और उसके लिए 1000 करोड़ की घोषणा की। क्या हुआ? मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को पूछना चाहता हूं कि 1000 करोड़ की घोषणा की थी पूर्व मुख्यमंत्री ने, वो केवल चुनावी घोषणा रह गई और उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे मुख्यमंत्री जी कि नए कॉलेज खुले, इसमें 12 बांसवाड़ा, झुंझुनू, नागौर और सवाई माधोपुर नए मेडिकल कॉलेज तो खोल दिए पिछली सरकार ने, पर वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, नर्सिंग स्टाफ नहीं। और निजी क्षेत्र में जोधपुर में 2 और कोटा में 1 नया मेडिकल कॉलेज खुला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जहाँ MBBS की 7,850 सीटों में बढ़ोतरी हुई, PG में 353 तथा सुपर स्पेशलिटी की 46 सीटों में वृद्धि हुई। हमारी सरकार ने जो घोषणा की थी बजट में
कि हम चिकित्सा शिक्षा में 1 वर्ष के दौरान रिक्त पदों को भरने का कार्य प्राथमिकता से करेंगे। उसी के अनुरूप 1 वर्ष में राजमेश पाठ्यराज के प्राचार्य के साथ और 665 चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इतना ही नहीं, राजमेश के मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष फैकल्टी में कुल 1192 नवीन पदों का सृजन किया गया है। वहीं 4466 नर्सिंग तथा 676 पैरामेडिकल के रिक्त पदों के भरने के लिए राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को कुल 5142 पदों के लिए अभ्यर्थना भिजवाई जा चुकी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो जो घोषणाएं की थी बजट में, पहले बजट में, उनको और कार्य रूप में परिणित किया। मैं यदि उनका सबका वर्णन करूँगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा, पर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है, और जो करती है वो कहती है। इसी प्रकार से इस बार भी माननीय बजट में जो घोषणाएं हुई है उनको भी निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरा करेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में करीब 3000 छोटे बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जिसमें 2500 से ज़्यादा अस्पताल छोटे जिलों में और दूर दराज के गाँव में हैं, जहाँ 75% स्वास्थ्यकर्मी, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सिंग कर्मी हो, चाहे पैरामेडिकल के स्टाफ हो, उनकी पोस्टिंग इन स्थानों पर होती है। परंतु जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है वहाँ मैं जाना नहीं चाहता। चाहे सरकार किसी भी दल की हो, अपनी राजनीतिक रसूखों के चलते वह शहरों में डेपुटेशन पर लग जाते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि दूर दराज के गाँव में रहने वाला गरीब व्यक्ति यदि बीमार होता है तो या तो वो जिला अस्पताल में जाता है या संभागीय केंद्र पर जाता है, और यदि कोई बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है तो वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में इलाज कराने के लिए जयपुर में आता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि नए डॉक्टर्स की नियुक्ति हो तो कम से कम उससे बॉन्ड भरवाएं, 50 लाख का बॉन्ड भरवाएं, और उसको ये पाबंद करें, क्योंकि एक सरकार की नियुक्ति में सरकार का 30 से 35 लाख रुपया खर्चा होता है। उससे आप बॉन्ड भरवाएं कि उसको 5 साल तक दूर दराज के गाँव में पहली पोस्टिंग के लिए जाना पड़ेगा, और यही शर्त पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ के लिए होनी चाहिए। मैं तो ये भी मांग करना चाहूँगा कि लोगों का समुचित इलाज हो, दूर दराज के गाँव में रहने वाले का इलाज हो। इसके लिए जैसे गुजरात में ट्रांसफ़र की पॉलिसी है, महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र की पॉलिसी है, कई स्टेट्स में ट्रांसफ़र्स की पॉलिसी है, यहाँ पर भी यदि ट्रांसफ़र पॉलिसी कम से कम बाकी जगह की रहने दीजिए, पर लोगों को अच्छा इलाज मिले, इसके लिए डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए निश्चित रूप से ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कितना मज़ेदार बात है कि जो शहर में डॉक्टर लगता है उसको शहरी भत्ता देते हैं, हम मकान किराया देते हैं, ये गलत है। इनका भत्ता बंद करिए, और जो गाँव में पोस्टिंग देता है, जो डॉक्टर की पोस्टिंग होती है, उसको आप 15-20% अतिरिक्त दीजिए, इंसेंटिव दीजिए। और मेरे कई डॉक्टर मित्र हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, तो वो ये कहते हैं कि साहब हम तो गांव में सर्विस कर लेंगे, पर हमारे बच्चे, क्योंकि गांव में अच्छे स्कूल नहीं है, तो वहाँ पढ़ेंगे कैसे। तो मैं ये भी मांग करना चाहूँगा आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी कि जो जयपुर के अच्छे स्कूल हैं, जो संभागीय केंद्रों पर अच्छे स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जैसे SMS स्कूल है, विद्याश्रम है, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल है, नीरजा मोदी स्कूल है, तो इनमें प्राथमिकता के आधार पर इनके लिए, इनके बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण हो, जिससे उनका यहाँ एडमिशन हो जाए और वो डॉक्टर निश्चिंत होकर के जहाँ उसकी पोस्टिंग है वहाँ अपना काम कर सके। एक बात मैं और कहना चाहूँगा
ये हमारे सरकार की मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि SMS हॉस्पिटल, वहाँ जो न्यूरोलॉजी का वार्ड है, वहाँ के 60 डॉक्टर भावना शर्मा, TC श्रीवास्तव, डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल, डॉक्टर शैलेश दीक्षित, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर किशोर कुमार, डॉक्टर दीपक जैन और राहुल गुप्ता, इन्होंने खुद के पैसों से 7 लाख रुपए खर्च करके और 45 बेड का जो न्यूरोलॉजी का जो वार्ड है उसका रिनोवेशन कराया। और आज जब हम उस न्यूरोलॉजी के वार्ड में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जी निजी हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिकल वार्ड में आ गई। इसके लिए मैं आपके माध्यम से उन डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं तो आपको ये कहूँगा कि उनको प्रशंसा पत्र दीजिए, जिससे बाकी डिपार्टमेंट्स में जो डॉक्टर्स हैं उनको भी इससे नसीहत मिले और वो भी इसके लिए काम करें। इसी प्रकार से राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां हर जिला अस्पताल में लीवर क्लिनिक खोलने का आपने निर्णय किया है। 10 जगह ट्रायल चल रहा है, इलाज के साथ ट्रांसप्लांट भी होंगे। इसी प्रकार से जहां HIV पीड़ित महिलाओं की स्क्रीनिंग के साथ साथ VAIA तकनीक से इलाज की सुविधा भी राजस्थान में प्रारंभ आपने कर दी है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। मैं केंद्रीय सरकार को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 1.5 लाख रुपए तक का इलाज, जो हाईवेज पर जो लोग एक्सीडेंट में जो घायल हो जाते हैं, 1.5 लाख का इलाज उनका मुफ्त, चाहे वो निजी अस्पताल हो, आज जितना पास में निजी अस्पताल होगा उसको भी ये इलाज करना पड़ेगा। पायलट प्रोजेक्ट पहले चलाया था हरियाणा, पंजाब में और 6 राज्यों में, वो सफल हो गया और अब मुझे खुशी है कि वो पूरे देश में लागू होगा। तो राजस्थान में भी ये यदि लागू होगा और जो गोल्डन पीरियड होता है मरीजों का, वो इससे बच सकेंगे। इसी प्रकार से SMS हॉस्पिटल हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लगभग 15,000 की OPD है यहाँ पर। परंतु हमने जब वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी तो हमने SMS हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर के बीच में अंडरपास बनवाया था। मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने जवाब में ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज और SMS हॉस्पिटल के बीच में जेलन मार्ग आता है और वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, मरीज भी आते हैं। तो इसके लिए अंडरपास SMS मेडिकल कॉलेज और अपने हॉस्पिटल के बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार से मेरी जो आर्किटेक्ट हैं अनूप भरतरिया जी, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट बना रखा है कि SMS हॉस्पिटल में और रिंग रोड बन जाए, जिससे किसी को मान लीजिए धनवंतरी से इमरजेंसी जाना है तो वो मरीज ढूंढता रहता है कि कैसे जाऊं। यदि रिंग रोड होगा और जैसे होटल्स में इलेक्ट्रिक जो वैन चलती है उसी प्रकार से यदि वो चले तो मरीजों को और परिजनों को दूसरे स्थान पे जाने के लिए सुविधा रहेगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी कहा है कि आपने महाराजा कॉलेज की ज़मीन मांगी, उन्होंने मना कर दिया। या आपके CS और DG इन दोनों के बंगले, मुख्यमंत्री जी को कभी भी काम हो, किसी मंत्री को काम हो तो उनको वहाँ जाने में टाइम लगता है। तो मैं कहूँगा कि ये 2-2, 6-6 हज़ार गज में वर्ग गज में ये दोनों बंगले हैं, इनको आप खाली करवाइए और SMS हॉस्पिटल को दीजिए और इनको मुख्यमंत्री जी के बगल में जो मंत्रियों के लिए आरक्षित हैं ऐसे बंगलों में इनको शिफ्ट कीजिए, जिससे कि वो कभी भी सरकार का काम पड़ता रहता है तो वो वहाँ ठीक रहेगा। CS और DG के बंगले वहीं बनाइए और ये जो जगह हैं वो खाली करवाइए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, SMS हॉस्पिटल हैं, हाँ करवा लो खाली, वो तो अपनी सरकार के लोग हैं। कि ये SMS हॉस्पिटल का निर्माण 1936 में हुआ था। आज कभी फॉल सीलिंग गिरती है, कभी चूना गिरता है। हमने इसका सर्वे कराया था MNIT से
और MNIT ने इस बिल्डिंग को 88 साल हो गए जर्जर घोषित कर रखा है। एक साथ तो हम पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं कर सकते, परंतु मैं ये चाहूँगा कि आप इसको एक एक जो इसका हिस्सा है इसको डिमोलिश करके और यदि इसका रिनोवेशन होगा, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो गया तो जैसे अभी कुंभ में हादसा हुआ ने तो विपक्षी दलों को मौका मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसलिए एक एक विंग का रिनोवेशन कराने के लिए आप फंड रिलीज करें और इसका रिनोवेट करवाएं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि SMS हॉस्पिटल 15,000 की OPD जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो हमने जयपुर के चारों ओर, जयपुर के पश्चिम में कांवटिया हॉस्पिटल, जयपुर के उत्तर में गणगौरी हॉस्पिटल, जयपुर के पूर्व में सैटेलाइट हॉस्पिटल सेठी कॉलोनी और जयपुर के दक्षिण में जयपुरिया हॉस्पिटल, इनको हमने स्ट्रेंथन किया और वहाँ सुविधाएं उपलब्ध करवाई। उसका ये परिणाम था कि कांवटिया में 2,000 की जगह 4,000 का आउटडोर हो गया, गणगौरी बाजार में 1,000 की जगह 2,000 का आउटडोर हो गया, सेठी कॉलोनी का भी आउटडोर बढ़ गया। सुविधा SNCU वार्ड बनवाया, SNCU ट्रॉमा वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, नए मेडिकल कॉटेज और टाटा ट्रस्ट द्वारा TICU कॉटेज वार्ड आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई। तो पर हुआ क्या, जो पिछली सरकार थी, हमारे तत्कालीन जो मंत्री थे, उन्होंने एक साथ वहां से अधिशेष बता करके 27 डॉक्टर्स को हटा दिया, 11 डॉक्टर जो प्रतिनियुक्ति में लगे हुए थे उनको हटा दिया। और आज वहां स्थिति यह है कि जहां पहले 100 बेड थे उसकी जगह 150 बेड हुए। दो 2013 में 100 बेड थे, 2015 में 150 बेड हुए और 2017 में 470 बेड हो गए। और आप देखिए कि 400-500 लोगों की सर्जरी वहां पर हो रही थी। महिलाओं की 250 से 300 की संख्या में डिलीवरियां हो रही थी और जो IPD में ऑक्यूपेंसी थी 95%। परंतु ये डॉक्टरों के हटने के कारण, क्योंकि स्वीकृत पद नहीं है, स्वीकृत पद केवल 48 है। आपने इस बार बजट में घोषणा की है कि 750 नए चिकित्सक आप लगाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जयपुरिया हॉस्पिटल में आप कम से कम 100 नए डॉक्टरों के पद स्वीकृत करें और वहां 100 डॉक्टर नए लगाएं। इसी प्रकार से पैरामेडिकल स्टाफ भी वहां पर लगाएं, जिससे SNCU, ट्रॉमा वार्ड, MRI, CT स्कैन, इमरजेंसी का नया वार्ड, ये सब जो स्टाफ की कमी के कारण बंद हैं वो चालू हो सके।
बच्चों का सब मान्य बड़ा हॉस्पिटल राजस्थान का नहीं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जेके लोन हॉस्पिटल, बच्चों का हॉस्पिटल। अब पूरे प्रदेश के नहीं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोग भी अपना इलाज कराने के लिए वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर केवल 900 बेड हैं। प्रतिवर्ष 4,25,000 से ज़्यादा की ओपीडी है, 50,000 का आईपीडी है। और जब मौसमी बीमारियाँ होती है उस समय यह स्थिति होती है कि बच्चों के इलाज के लिए एक एक बेड पर 3-3 बच्चे सुलाने पड़ते हैं। इस बात के लिए तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बच्चों के दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए जेके लोन हॉस्पिटल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिसीज की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। सरकार के इस निर्णय से वहाँ दुर्लभ बीमारियों के साथ साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे बच्चों का इलाज हो पाएगा। परंतु मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि केंद्रीय सरकार के सहयोग से पूर्ववर्ती सरकार ने आईपीडी टावर बनाने के लिए केंद्रीय सरकार ने 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। उसमें से 70% पैसा केंद्रीय सरकार का था और 30% पैसा राजस्थान सरकार का था। 500 करोड़ रुपए आपने SMS हॉस्पिटल के लिए आवंटित किए, 75 करोड़ रुपए धनाना हॉस्पिटल चांदपोल के लिए आवंटित किए, 117 करोड़ रुपए महिला चिकित्सालय और 108 करोड़ रुपए गणगौरी हॉस्पिटल के लिए और 50 करोड़ रुपए ये टीबी हॉस्पिटल के लिए और 250 करोड़ रुपए आपने स्टेट कैंसर हॉस्पिटल के लिए आईपीडी बनाने के लिए दिए। परंतु सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल, इसके लिए आपने एक पैसा भी नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि हमने इसका पूरा एस्टीमेट बनवा लिया है। 80 करोड़ रुपए की लागत से इसका आईपीडी टावर 10 मंजिल का बनेगा। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा, मेडिकल कॉलेज से एफिलेटेड है तो यहाँ पीजी और यूजी के स्टूडेंट भी आते हैं, उनके लिए कॉन्फ्रेंस हॉल और कैंटीन भी होगी। अभी बच्चों के लिए 900 बेड हैं, उसके लिए कम से कम 1500 बेड होने चाहिए। इसके लिए हम आपसे जगह भी नहीं मांगेंगे, जगह भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। आप तो पिछली सरकार ने बाकी हॉस्पिटल्स में आईपीडी टावर बनाने के लिए पैसा आवंटित किया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जेके लोन हॉस्पिटल जो प्रदेश का बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आईपीडी टावर बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान करें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, 200 करोड़ रुपए की लागत से SMS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया। 3 साल बीतने के बाद भी अभी तक वहाँ लैब की सुविधा नहीं है। अभी तक लैब की सुविधा नहीं हो पाई है। इसकी वजह से लैब के लिए, इसकी वजह क्या है कि लैब में जो जांच मशीनें होनी चाहिए वो अभी तक वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जैसे विभाग की ओपीडी, आईपीडी, सर्जरी और ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। एवं लैब की सुविधा नहीं होने के कारण लैब के नाम पर कलेक्शन सेंटर संचालित हो रहा है, जहाँ से रोजाना 1000 से ज़्यादा सैंपल SMS हॉस्पिटल की सेंट्रल लैब में भेजे जा रहे हैं। परिजन जहाँ गंभीर किडनी और लीवर फेल्योर जैसी गंभीर समस्याएं होती है, जिन्हें तत्काल जांच की आवश्यकता होती है, ऐसे मरीजों के परिजनों को निजी अस्पतालों में जांच के लिए जाना पड़ता है। अतः जल्द से जल्द जांच के लिए आवश्यक मशीनें जो अभी तक नहीं आई है, उनकी आप स्वीकृति प्रदान करें और उनको मंगवाए जाने का कष्ट करें। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने RUHS हॉस्पिटल को एम्स की तर्ज पर रिम्स में बदलने की घोषणा तो की, परंतु अभी तक मुख्यमंत्री जी की घोषणा धरातल पर नहीं उतर पाई है। मैं आपको RUHS हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहूँगा कि वसुंधरा जी जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उस समय राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार के सहयोग से RUHS हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि उसमें 1200 बेड की कैपेसिटी है, 200 बेड ICU के लिए रिजर्व है। जब कोरोना काल आया था तो वहाँ के डॉक्टर्स ने बड़ा शानदार काम किया, नहीं तो क्या पता कितनी जाने जाती। मैं गवाह हूँ, मैं भी वहाँ 10 दिन कोरोना हो गया था तो मैं भी वहाँ भर्ती रहा, और जो तत्कालीन चिकित्सा मंत्री थे रघु शर्मा जी, वो भी वहाँ भर्ती रहे।
और वहाँ पर उनका समुचित इलाज हुआ। पर आज स्थिति यह है कि पूर्ववर्ती सरकार ने वहाँ न तो फैकल्टी नॉमिनेट की, न वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ लगाया, न वहाँ नर्सिंग स्टाफ लगाया। आपने भी वहाँ 25-30 डॉक्टर लगाए हैं, परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। 1200 बेड की कैपेसिटी का हॉस्पिटल फुल फ्लैश चले और पर्याप्त मात्रा में वहाँ डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ यदि लगेगा तो निश्चित रूप से इसका फायदा लोगों को मिलेगा। एक बात मैंने पिछली बार भी कही थी और आपके फिर कहना चाहता हूँ कि उदयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया, उनके नाम से उदयपुर यूनिवर्सिटी का नाम हमने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जी जोशी, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम से कर दिया। मैं चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत के नाम से आप RUHS हॉस्पिटल जो है उसका नाम यदि आप भैरव सिंह शेखावत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज कर देंगे तो हमारे पूरे प्रदेश में इसकी वाहवाही होगी। एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूँगा कि मैंने एक मामला उठाया था, आपने जवाब भी दिया था कि RMSCL में जो डायलिसिस मशीनें खरीदने जाने में जो अनियमितताएं हुई थी, आपने वित्त विभाग से उसकी जांच भी करवाई। जांच समिति वित्त विभाग ने जांच करके उसमें कमियां भी पाई, विसंगतियां भी पाई, पर आपने उसमें कार्रवाई क्या की, इसके बारे में निश्चित रूप से आप बताएंगे तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार से कांवटिया हॉस्पिटल, उसके बगल में ट्रॉमा सेंटर के लिए और सुपर स्पेशलिटी बनाने के लिए जमीन उपलब्ध थी। आप ये देखिए कि जहां 78,000 वर्ग गज की बोली लगी, उस जमीन को आपने 60,000 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से बेच दिया। 5 करोड़ में वो जमीन बेच दी। निश्चित रूप से इसमें घपला हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप इसकी जांच करवाएं और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इस नीलामी को आप निरस्त करें, क्योंकि कांवटिया हॉस्पिटल पश्चिमी जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ यदि जो निजी जमीन है वहाँ यदि ट्रॉमा सेंटर बनेगा, सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल बनेगा तो निश्चित रूप से उससे जयपुर की जनता को निजात मिलेगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि उस नीलामी को कैंसिल करें और उस नीलामी में जो घपला हुआ है, जो घोटाला हुआ है, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके एक जांच कमेटी बिठाइए और जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें। मैं माननीय सभापति महोदय कि मुझे आपने कहा था 30 मिनट में बोलना है और मैं 29 मिनट और 10 सेकंड हुए हैं, इसलिए आपकी आदेश की पालना करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं और यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जो मैंने बातें कही है उन पर आप गंभीरता से विचार करें और उन पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय।